दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। भारतीय राजनीति में आज एक दुर्लभ घटना हुई है। राहुल गांधी देश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन आज राहुल गांधी ने कुछ बड़े सत्य स्वीकार किए हैं। एक तो यह कि जाति जनगणना ना कराना उनकी बड़ी भूल थी और अब इसे सुधारेंगे, और लगे हाथ यह भी कबूल कर लिया कि देश के ओबीसी को वो अब 21 साल बाद जाकर समझ पाए हैं। राहुल गांधी की साफगोई पर कांग्रेस तारीफों के पुल बांध रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं क्या राहुल ने नई सियासी आफत नहीं ओढ़ ली है? बिहार चुनाव की बेला में जाति जनगणना और ओबीसी पर यह सियासी सत्य वचन बोलकर कहीं गलती से मिस्टेक तो नहीं कर दी है राहुल गांधी ने? जनहित में सबसे पहले इसी राजनीति को करेंगे डिकोड। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। जनहित की खबर आप तक पहुंचाते हैं विस्तार से। राजनीति में सच बोलना पहले भी दुर्लभ था, आज और दुर्लभ हो गया है। ऐसे में आज हम उन 3 सत्य वचनों की करेंगे पड़ताल जो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बोले हैं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस ने ओबीसी भागीदारी सम्मेलन किया था। इसी को पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से संबोधित किया गया। राहुल ने शब्दों की पूरी ताकत से कांग्रेस कैडर में जोश भरा। कहते हैं कि सच बोलने से मन हल्का हो जाता है, लेकिन हमें नहीं पता कि आज राहुल ने मन हल्का किया या फिर सियासी बोझ बढ़ा लिया है। राहुल गांधी का आज का भाषण बहुत हद तक फ्रेश था। उसमें रिपीटेशन यानी शब्दों का दोहराव बहुत कम था। देखकर यह लग रहा था कि वो लिखा हुआ नहीं बल्कि मन से बोल रहे हैं। और इसी आधे घंटे के भाषण में उन्होंने कांग्रेस और खुद को लेकर 3 सत्य भी स्वीकार किए। आप जाने कि ये 3 सत्य वचन क्या हैं। पहला ये कि राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना ना कराना कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूल थी। दूसरा, राहुल ने कबूला कि देश के ओबीसी को समझने में उन्हें पूरे 21 साल लग गए। और तीसरा, उन्होंने माना कि कांग्रेस में ओबीसी विजन को बढ़ाने वाले नेता नहीं हैं या बहुत कम हैं। बीजेपी समेत राहुल के जितने भी विरोधी हैं वो 2 दशक से उनकी राजनीतिक समझ पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बोलते हैं, राजनीति को उनका टाइम पास बताते हैं। सोशल मीडिया पर सबसे ट्रेंडिंग मीम्स भी राहुल गांधी पर ही होते हैं। इससे पहले कि हम राहुल के सत्य वचन के सियासी प्लस और माइनस डिकोड करें, उनके मन की बात उन्हीं की जुबानी आपको सुना देते हैं। अब मैं 2004 से राजनीति कर रहा हूं, अपनी सेल्फ एनालिसिस करता हूं, मैंने कहां सही काम किया और कहां कमी रही। एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं। आपकी जो इश्यूज थी उस समय मुझे गहराई से नहीं समझ आई। अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा दूंगा। वो गलती है मेरी, और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है, और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। जो हमने तेलंगाना में किया है वो हिंदुस्तान की राजनीतिक जमीन को उसने हिला दिया है। मेरी बहन से पूछो, अगर कभी राहुल ने किसी चीज के बारे में मन बना लिया तो उस बात को वो छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, वो पूछ लो उससे। मैं नहीं छोड़ने वाला। जाति जनगणना तो पहला कदम है। उत्पादक शक्ति को हिंदुस्तान में रिस्पेक्ट और हिस्सेदारी मिले। जहां भी हमारी सरकार होगी वहां जाति जनगणना होगा, एक्सरे होगा, एमआरआई होगा। हमें पता लगाना है ओबीसी कितने हैं, कहां हैं, क्या करते हैं, कितनी भागीदारी है, कितना पैसा है, ये हम सब जानना चाहते हैं। जैसे ही जाति जनगणना होता है वैसे ही 50% की दीवार वहीं टूट जाती है। सिद्धरामैया जी बैठे हैं, बघेल जी हैं, गहलोत जी हैं, पायलट जी हैं, मगर हमें ऐसे और आइकॉन चाहिए। हमें 40-50 ऐसे लोग चाहिए जो हम मतलब पूरे दम से ओबीसी विजन को,
आगे बढ़ाएं। जिस प्रकार से मैंने ओबीसी वर्ग के लिए काम करना चाहिए था, पहले मैंने नहीं किया, अब मैं डबल स्पीड से वो काम करने जा रहा हूं। नेता विपक्ष राहुल गांधी को आपने सुन लिया, लेकिन कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। राहुल गांधी ने जाति जनगणना पर भूल को तब स्वीकारा है जब 2 महीने पहले ही यू टर्न लेकर बीजेपी पूरे देश में जाति जनगणना कराने का ऐलान कर चुकी है। इस हिसाब से क्या राहुल गांधी ने भूल सुधार में बहुत देर नहीं लगा दी? क्या अब उन्हें कोई क्रेडिट मिल पाएगा? राहुल के आज के भाषण से भी सवाल उठ रहे हैं कि जाति जनगणना ना कराना और ओबीसी को नजरअंदाज करना, इसे वो सिर्फ अपनी भूल बता रहे हैं या फिर अतीत में अपनी दादी और पिता को भी इस गलती में शामिल कर रहे हैं? क्योंकि 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी को सौंपी गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसे लागू नहीं किया। 1980 में इंदिरा गांधी न जाति पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर के नारे पर सवार थीं। 1984 से 1989 तक राजीव गांधी ने भी मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया और आज राहुल गांधी ने जाति जनगणना ना कराने को अपनी भूल बताया है, गलती स्वीकार की है। उसका इतिहास भी अब आपको जरा दिखा देते हैं। दरअसल भारत में आखिरी बार जाति जनगणना 1931 में हुई थी, तब अंग्रेजों का शासन था। 2011 में जनगणना हुई, लेकिन मनमोहन सरकार ने जाति के आंकड़े जारी नहीं किए, जबकि 2011 की जनगणना में जातियों के सर्वे पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया था। और फिर 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई। मोदी खुद ओबीसी से थे। उन्होंने चुनावी राजनीति में जातियों का समीकरण पलट दिया। 2014 से 2024 तक मोदी की तीनों जीत में ओबीसी बहुत बड़ा फैक्टर रहा। हालांकि 2024 में कुछ ओबीसी छिटके जरूर, जिससे सीटें भी कम हुई। इसी से कांग्रेस के मन में ओबीसी को अपने साथ लाने की तरंगें दौड़ने लगी। उसने जाति जनगणना और हिस्सेदारी का शोर तेज कर दिया। लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा जीतकर बीजेपी ने साबित कर दिया कि ओबीसी वोट के उससे रूठने का सवाल ही नहीं, वो अब भी जीत का आधार ही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत के जो अहम किरदार रहे। नरेंद्र मोदी वो खुद ओबीसी हैं और इसी वजह से कई सवाल यह है कि राहुल गांधी की ओर से जो बातें कही जा रही हैं, क्या उसमें उनको मिलेगी कामयाबी? राहुल गांधी के ओबीसी प्रेम और जाति जनगणना पर बयान की दूसरी टाइमिंग समझिए, क्योंकि 3 महीने बाद बिहार का चुनाव होना है और सारी पार्टियों का फोकस सेंटर एक बार फिर से ओबीसी पर है। बिहार की आबादी में पिछड़ा वर्ग का हिस्सा 63% का है। इसमें 27% पिछड़ा वर्ग और 36% अति पिछड़ा वर्ग है। बिहार में 3 दशक से पिछड़ा वोट बैंक ही सत्ता की चाबी है, लेकिन इसमें भी मुकाबला नीतीश और लालू यादव के बीच में ही है। कांग्रेस की स्थिति इनके बीच न लेने में न देने में वाली है। जाति जनगणना का झंडा सबसे पहले नीतीश कुमार ने उठाया था, बिहार में करके भी दिखाया और अब उसी जाति जनगणना को बीजेपी पूरे देश में कराने का ऐलान करके सभी को चौंका चुकी है। मौजूदा राजनीति में नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल ओबीसी का चेहरा है। उनके पैन इंडिया असर का कोई तोड़ नहीं है। महाराष्ट्र, हरियाणा के बाद बिहार में भी ब्रांड मोदी मौजूदा वक्त में भी सबसे आगे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने आज एक और दावा किया। प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर कहा कि उनमें कोई दम नहीं है। नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं हो सकता। शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल है कि जिस कांग्रेस का रिकॉर्ड जाति जनगणना को रोके रखने का है, वो जाति जनगणना का ऐलान करने वाले नरेंद्र मोदी से इस बात पर ओबीसी को कैसे दूर करेगी? क्या रणनीति बनाएगी? जाति जनगणना ना करने की गलती मानने के बाद भविष्य के घर में अब 2 सवाल हैं। पहला यह कि ओबीसी इसे राहुल गांधी का पश्चाताप मानकर क्या कांग्रेस को माफ कर देगा, और दूसरा सवाल या फिर पूछेगा कि जब ओबीसी को समझने में ही 21 साल लग गए तो उसकी भलाई में ना जाने कितने साल लग जाएंगे। मतलब यह है कि राहुल गांधी का जाति जनगणना ना कराने की भूल स्वीकारना उनकी स्वीकार्यता को बढ़ाएगा या बैकफायर कर जाएगा। और अब सुनिए राहुल गांधी की साफगोई पर बीजेपी की ओर से
क्या कहा गया है। अपने पिताजी के कार्यकाल के SC, ST, OBC, IAS अधिकारियों की संख्या बताएं। मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी के कार्यकाल में 2004 से 9 के बीच में कितने यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर थे, उनकी संख्या बताएं। मेरा दावा है कि वो 4 भी नहीं बता सकते, क्योंकि 4 भी नहीं थे। OBC के हक पर डाका डालने का काम कर्नाटक और तेलंगाना की सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग सारे लोगों को पिछड़े वर्ग में शामिल करके करना चाह रही है। आजादी के उपरांत पहली बार एक OBC के नेतृत्व में पिछले 11 साल से भारत की सेवा की जा रही है। उस पर कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी दिक्कत उनको हो रही है। कांग्रेस पार्टी OBC विरोधी है, SC, ST विरोधी है, वंचित वर्गों की विरोधी है। और अब राहुल गांधी के बयान पर इंडिया अलायंस को सुन लेते हैं। कांग्रेस कह रही है कि इतना साफ गोई किसी राजनेता में है ही नहीं जितनी कि राहुल गांधी में है, और इसीलिए वो दिलों में जगह बना रहे हैं। राहुल गांधी जी की इस बात के लिए जिंदाबाद कहनी चाहिए। स्वस्थ राजनीति, सत्य राजनीति के एक द्योतक बनकर के उभरे हैं श्री राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी उन लोगों की तरीके से नहीं हैं जो हर बात को जानने का दावा करते हैं, वादा करते हैं, और जो अपनी ही कलम से पिछड़े बनते हैं, यानी बने हुए पिछड़े, बॉर्न पिछड़े नहीं। जब आँख खुले तब सवेरा। राहुल जी ने गलती स्वीकार कर ली है। कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे पे साथ आ गई है। प्रधानमंत्री लगातार विरोध करते रहे और अब उन्होंने घोषणा कर दी है, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए उस तरह कार्रवाई नहीं हो रही है। राहुल गांधी का सच बोलना कांग्रेस को फायदा देगा या नुकसान, ये जानने के लिए 3 महीने रुकना होगा। इसका इफेक्ट या इंपैक्ट तभी दिखेगा जब बिहार में वोटिंग होगी। बिहार में इस वक्त तो मतदाता सूची का मुद्दा गर्म है। सूची की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग हर रोज अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है, और अब तो वोटर लिस्ट की लड़ाई इज्जत उछालने पर भी आ गई है। पटना से दिल्ली तक सियासी संग्राम में आज इंतहा हो गई, जब बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मौजूदा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जुबानी चरित्र प्रमाण पत्र जारी कर दिया। जो काम अमूमन स्कूल और कॉलेज करते हैं, उसे विरोधी दल के वरिष्ठ नेताओं में शुमार राबड़ी देवी ने सत्ताधारी दल के सबसे बड़े चेहरों में शामिल सम्राट चौधरी के लिए किया है। यह सही है या गलत, इसकी जिम्मेदारी मैं आप दर्शकों पर छोड़ती हूं। फिलहाल आप बिहार में जारी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर हो रही सियासत का हंगामेदार मंजर देखिए। कड़वा सच यह है कि चुनाव आयोग की कवायद के विरोध में अब मान मर्यादाएं तार तार की जा रही हैं। विरोध प्रदर्शन पटना से दिल्ली तक जारी है। विधान भवन में संसद भवन तक हंगामा हो रहा है, और इसी क्रम में अब इज्जत उछालने की राजनीति भी आ चुकी है। कल विधानसभा में सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव में जुबानी तनातनी हुई, तो आज बेटे के बचाव में राबड़ी देवी ने मोर्चा संभाल लिया और सम्राट चौधरी पर जुबानी हमला करने में मर्यादा की न्यूनतम सीमा भी लांघ गई। उन्होंने सम्राट को छेड़छाड़ का आरोपी बताया, और इतना ही नहीं, सत्ताधारी गठबंधन पर अपने बेटे तेजस्वी की हत्या की कोशिश का इल्जाम भी मढ़ दिया। बदजुबानियों की पूरी सीरीज आपको दिखाएंगे। उसके पहले आप ये जान लें कि विपक्षी महागठबंधन को भले ही विशेष गहन पुनरीक्षण पर आपत्ति हो, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि मतदाता सूची की साफ सफाई का यह अभियान अब रुकेगा नहीं, बल्कि बिहार के बाद पूरे देश में होगा। और इन तस्वीरों के बाद अब जुबानी जंग भी देख लीजिए। सबसे पहले सुनिए राबड़ी देवी का सम्राट चौधरी पर बेहद आपत्तिजनक आरोप, और फिर इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री का जवाब सुनाएंगे। तो बच्चे से पिटाई वो करता है बोरिंग रोड बैठ के, बच्चे से हम लोग देखते हैं लड़की के छेड़त रहे वहाँ बैठ के बोरिंग, उनका दूसरा के गुंडाई करेगा। राबड़ी देवी जी माता तुल्य है, अब उनको स्वाभाविक है पीड़ा तो होगी। उनके आदरणीय पतिदेव लालू प्रसाद जी को सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने अपराधी घोषित कर दिया है, और बेटा क्योंकि चुनाव में हार के डर से तरह तरह का बहाना बनाने का काम कर रहा है, इसलिए स्वाभाविक है उनको पीड़ा है, लेकिन वो माता तुल्य है।
दरअसल सम्राट चौधरी ने कल विधानसभा में राबड़ी देवी के बेटे नेता विपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला था। उनके पिता लालू यादव को अपराधी बताया था, लेकिन अब इसके जवाब में राबड़ी देवी ने जो कहा उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। हालांकि सम्राट चौधरी ने राबड़ी के आरोपों पर बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, उन्हें मां जैसी बताया। यहां दर्शकों को यह भी जानना चाहिए कि सम्राट चौधरी ने अपना सियासी करियर दरअसल आरजेडी से ही शुरू किया था। वो पहली बार आरजेडी से विधायक बने, तब राबड़ी देवी ही मुख्यमंत्री थीं और उन्हीं की कैबिनेट में सम्राट पहली बार मंत्री भी बने। लेकिन अब सम्राट बीजेपी में हैं, बीजेपी विधायक दल के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में लालू परिवार से वो सीधी टक्कर ले रहे हैं। लेकिन इसी तनातनी में उन्होंने जब लालू को अपराधी बता दिया तो राबड़ी देवी ने भी पलटकर उन्हें छेड़खानी का आरोपी कह डाला। जंगल राज के पाठशाला में इनके लोग गुंडे की परिभाषा को ग्रहण किए हैं और गुंडा राज सदन से सड़क तक स्थापित करते हैं और ये आरोप लगाते हैं दूसरे के ऊपर। सब लोग को मालूम है कि उनके राजपाट में क्या होता था, महिला के साथ क्या होता था, महिला का निकलना कितना दुभर था, और उनके द्वारा ये कहना लोगों को ये बात अच्छा नहीं लगा। जिस जाति के नेता होने की बात वो करते हैं, उस जाति के लोग बहुत सरल स्वभाव के होते हैं, कुशवाहा समाज। राबड़ी देवी ने एनडीए पर जुबानी वार के सिलसिले में आरोपों का एक और बड़ा बम फोड़ा है। उन्होंने बीजेपी पर अपने बेटे तेजस्वी की जान लेने की कोशिश का आरोप लगा दिया। राबड़ी के मुताबिक ऐसा 4 बार हो चुका है, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि यह आरोप पूरी तरह से झूठ है और चुनावी हार से पहले यह हताशा का नमूना है। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में ट्रक से, यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी की जान को खतरा है? जान के खतरा है। हम लोग सब सिफारिश किए हैं और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? जनता के जबान बंद करेगा। संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है उस सब। ये आपराधिक संस्कृति तो आरजेडी वालों का था, बेवजह वो एनडीए की तरफ घुमा रहा है। सबसे बड़ा चीज़ असल बात यह है कि आने वाला विधानसभा के चुनाव में विपक्ष का सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए वो हताशा की स्थिति में और हताश की अवस्था में ही इस तरह का बयान दे रहा है। चूंकि बिहार में इन दिनों मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम चल रहा है, ऐसे में इस मुद्दे पर यहां सियासी बवाल भी खूब हो रहा है। सड़क से सदन तक संग्राम छिड़ा हुआ है। पहले सदन के अंदर की तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां आज भी विपक्ष के विधायक काले लिबास में पहुंच गए, हंगामा किया, नारेबाजी की। नीतीश हाय हाय के नारे लगाए गए, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिफर पड़े और विपक्ष की जमकर क्लास लगा दी। घाय घाय सुनिए पूरा घाय घाय है। अरे पूरा घाय घाय है। नेता मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, सुनिए। एक ही तरह का आई पहले पहनते थे, ये कपड़ा जो पहने हो सब, तो जो ही कह गई होंगी तो उसी तरह से सब पहने हो। विधानसभा में सब आराम पहन करके चल रहे हो। अरे ऐसा पहले होता था, हर दिन खाली यही कर रहे हैं, नेता बोल रहे हैं। आप जब तक सब तुम्हारा ही तोड़ो हो रहा है। वैसे सदन के अंदर ही नहीं, बाहर भी पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त तरीके से नुराकुश्ती हुई है। एक और विधान भवन के दरवाजे पर महागठबंधन के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए के विधायकों ने भी अनोखा विरोध किया। सत्ताधारी गठबंधन के तमाम विधायक हेलमेट में विधानसभा पहुंच गए। इन विधायकों का कहना है कि उन्हें महागठबंधन वालों के हमले का डर है, ऐसे में वो सुरक्षा की खातिर हेलमेट पहनकर असेंबली पहुंचे हैं। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हेलमेट में विधानसभा के भीतर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। कुल मिलाकर चुनाव आयोग के एक्शन पर पॉलिटिकल रिएक्शन मौजूदा वक्त में बिहार में चरम पर है। कि सत्ता पक्ष जिस तरह से बिहेव कर रहा है, सदन को नहीं चलने देने में सत्ता पक्ष ज्यादा अहम रोल निभा रहा है, तो प्रोटेस्ट तो है, प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आपको सुप्रीम कोर्ट में वकील रख के आर्गुमेंट करना चाहिए।
इलेक्शन कमीशन के पास जाके धरना पे बैठना चाहिए। विधानसभा और विधान परिषद या राज्य सरकार की इसमें क्या भूमिका है जो आप यहाँ पर हल्ला कर रहे हैं? जो गलत बयानी करने वाले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिन्होंने गुंडा राज का नजारा बिहार विधानसभा के अंदर साबित कर दिया। मतलब SIR से नहीं है, जितने ये नारा लगाने वाले लोग हैं, इन सब लोगों ने अपना नाम दर्ज करा लिया, अपना फॉर्म जमा करा लिया। अब पता नहीं किसको गुमराह कर रहे हैं गरीब लोगों को क्यों। सियासी उबाल और बवाल के बीच बिहार में गणना फॉर्म जमा कराने का काम आज पूरा हो गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान बिहार के 99.8% मतदाताओं को कवर किया गया। इस दौरान 7.23 करोड़ वोटर्स के गणना फॉर्म हासिल हुए, जिन्हें अपलोड भी किया जा चुका है। 1 अगस्त को आने वाले वोटर लिस्ट ड्राफ्ट में इन सारे मतदाताओं के नाम शामिल किए जाएंगे। चुनाव आयोग के अभियान के दौरान करीब 22 लाख मतदाता मृत पाए गए। 7 लाख लोगों के नाम एक से ज्यादा जगह पर पाए गए। 35 लाख लोग या तो हमेशा के लिए बिहार से बाहर शिफ्ट हो चुके हैं या फिर वो अपने पते पर नहीं मिले, जबकि 1.2 लाख मतदाताओं के फॉर्म अभी मिले ही नहीं हैं। बड़ी बात यह है कि पूरा ब्यौरा बिहार के प्रमुख 12 राजनीतिक दलों को सौंपा जा चुका है। अब 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच आपत्तियों का दौर चलेगा। चुनाव आयोग की ओर से आज राजनीतिक दलों के उन बूथ लेवल एजेंट्स की सूची भी जारी की गई जिन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में हिस्सा लिया है। इनमें से बीजेपी की ओर से 53,000, आरजेडी के 47,000, जेडीयू के करीब 36,000 और कांग्रेस पार्टी के 17,000 से ज्यादा बीएलए के नाम शामिल हैं। यानी चुनाव आयोग की कवायद में हर राजनीतिक दल की भागीदारी रही, लेकिन ना जाने क्यों ऐसा एक दिन भी नहीं बीता जब विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के मिशन और मकसद को कटघरे में ना खड़ा किया हो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो। जो वोटर लिस्ट में वो डिलीट करने का काम वो कर रहे हैं, सिर्फ हम बिहार ही नहीं कर रहे, सारे हिंदुस्तान में हम करेंगे। आज ही उन्होंने कहा तो गरीबों को खत्म करना चाहते हैं। जो 2 जगह वोटर है, जो देश का नागरिक नहीं है, तो इसमें कौन आपको उनको वो चाहते हैं कि उनको एक तरफा खेलने के लिए दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। सर, इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है क्योंकि सरकार के कहने पे चल रहा है, और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरे देश में जो मामला है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है देश को, उसको ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। अगर ये लड़ाई लड़ रहे हैं बांग्लादेशी के लिए, रोहिंग्या के लिए, नेपाली के लिए, तो जो विदेशी हैं अगर वो इलीगल वोटर बने हैं तो उसकी लड़ाई ये क्यों लड़ रहा विपक्ष? To provide us with what we are asking for, why are they not providing voters lists? It should be a transparent, it's a democracy. All political parties should have access to that information. So why is it not being provided? हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा के आरोपों और दावों को चुनाव आयोग ने गलत ठहराया है। इन सब के बीच अब SIR को लेकर यह कवायद कहां तक जाएगी, बिहार में इसको लेकर राजनीति कैसे आगे बढ़ती रहेगी, और सोमवार से जब दिल्ली में सदन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होगी तो संसद में क्या कामकाज अब सुचारू ढंग से चल पाएगा, क्या बनेगी परिस्थिति, रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी के अंदर ही सियासी वर्चस्व की जंग तेज हो गई है। कानपुर से जो खबर आई है वो ये बता रही है कि बीजेपी के नेताओं में आपस में ही मेल नहीं रह गया। हाल ये हो गया है कि अपनी ही पुलिस के खिलाफ योगी सरकार के मंत्री को धरना देना पड़ रहा है। कानपुर के अकबरपुर में मंत्री प्रतिभा शुक्ला को थाने के अंदर धरने पर बैठना पड़ा। कल सुबह से ही प्रतिभा शुक्ला थाने के बाहर समर्थकों के साथ धरने पर बैठी। दिन से रात हो गई और उनका धरना जारी रहा। शाम में जब बारिश होने लगी तो धरने की जगह बदली गई, लेकिन मंत्री समर्थकों के साथ डटी रहीं। मंत्री प्रतिभा शुक्ला के साथ धरने पर बैठे उनके पति अनिल शुक्ला का एक वीडियो अब सामने आया है जो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अनिल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से बात कर रहे हैं। राजनीति छोड़ दें या फिर हम फांसी में लटक जाएं। भाई आप अगर नहीं हम लोग सुरक्षा कर सकते हो, है ना, आपको जो डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया गया ना कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करोगे और ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे फर्जी लिखे जाए, उनके माँ बहन गालियां दी जाए और हम लोग सब उनको वोट करते रहे।
ऐसे तो नहीं चल पाएगा। चलो रखो, सब लोग लटकेंगे फांसी पे। यार रस्सी लाओ, नहीं लटकता। मंत्री पति के इस बयान पर कैसे सियासत हो रही है उसको आगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले समझिए कि आखिर हुआ क्या। कानपुर से सटी हुई है अकबरपुर लोकसभा सीट। यहीं की एक विधानसभा सीट है अकबरपुर रनिया। प्रतिभा शुक्ला इसी सीट से विधायक हैं। प्रतिभा ब्राह्मण है, जबकि अकबरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद देवेंद्र सिंह भोले हैं, जो राजपूत जाति के हैं। अब कहा यह जा रहा है कि सांसद के समर्थकों के कहने पर मंत्री के समर्थक पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। मंत्री प्रतिभा शुक्ला के समर्थक ब्राह्मण जाति के हैं, इसीलिए पूरा मामला कानपुर की सियासत ब्राह्मण वर्सेस राजपूत का हो चुका है। धरनास्थल पर ही मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला ने पार्टी के सांसद पर खुलेआम निशाना साधा, आरोप लगाए। अगर ये मिनिस्टर न बनाया होता पार्टी ने तो मैं 24 को चुनाव लड़ता। अब भोले सिंह को औकात बता देता उनको। क्या बात कर रहे हो तुम? जीत पाते चुनाव? आप बताओ, जीत पाते कहीं जहाँ इतना हारे तो कहा एक भी हारता। लेकिन हमने जो है कि इनकी मदद की और अपील सबको किया कि नहीं सब लोग वोट दो, पार्टी के मान सम्मान की बात है। आज जो है आज उनके आदमी जो है गुड्डन सिंह जैसे लोग यहाँ बैठ के थाना चलाएंगे, क्या थाना वो चलाएंगे? अपनी ही पुलिस के खिलाफ प्रदेश की मंत्री का इस तरह से उतरना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि दिन भर चले धरना प्रदर्शन के बाद रात को जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मंत्री के पति की बात हो गई तो उसके कुछ देर के बाद मंत्री की एसपी से बात हुई और उनकी मांगे मानी गई। फर्जी मुकदमा दर्ज करने के मामले में चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया। इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया गया है। इसमें 3 बातों पे बात हुई थी पुलिस अधीक्षक महोदय से कि हमने ये कहा था कि आप जो चौकी इंचार्ज है उसको हटाइए, लाइन हाजिर कीजिए और ये मुकदमा वापस लीजिए, क्योंकि मुकदमा बिल्कुल निराधार है, झूठा है। कहीं इस तरह की कोई बात नहीं थी, किसी गाली वाला नहीं हुआ था। उन्होंने आश्वासन दिया है कि चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया है, लाइन हाजिर किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा मुकदमा वापस हो जाएगा, जाँच की पड़ताल सीओ के द्वारा, और पुलिस जो इंस्पेक्टर है यहाँ का इसको हटना चाहिए। मेन बात ये थी। सियासी तौर पर इस विवाद ने राजपूत वर्सेस ब्राह्मण का रूप ले लिया है। वैसे भी राजनीतिक रूप से ये दोनों समर्ण जातियां पहले अलग अलग हुआ करती थीं। 2014 के बाद ब्राह्मण और राजपूतों का यूपी में मजबूत सियासी समीकरण बना, जिसने समाजवादी पार्टी और बीएसपी को कमजोर किया। लेकिन अब जिस तरह से राजपूत बनाम ब्राह्मणों की लड़ाई खुलेआम होने लगी है, इसने विपक्ष को दे दिया है मौका। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धरने की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, डीसीएम साहब पहले अपने लोगों पर दे ध्यान, उसके बाद दे दूसरों को ज्ञान। पहले 2 डिप्टी सीएम में केवल 1 डपट खाने वाले डिप्टी सीएम थे, अब 2 हो गए हैं। डिप्टी को डिप्टी लिखकर अखिलेश ने निशाना साधा है। इनकी सरकार में किसी की सुनवाई नहीं है, इनके अपने लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। सोचिए, डिप्टी सीएम डपटे गए, डपट पड़ी उन्हें। कल रात भर मंत्री जी को और उनके तमाम सदस्यों को थाने में धरना देना पड़ा। सोचिए, डिप्टी सीएम गिड़गिड़ाए, उन्हें डपट खानी पड़ी, डपटे गए, तब जाकर के कुछ सुनवाई हुई है। कानपुर की सियासत को समझने